बच्चों, आज हम आप लोगों को इस नागरिक शास्त्र कक्षा 7 के प्रथम अध्याय का वीडियो देने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता का अर्थ ये है कि किस प्रकार से हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, जिसका जिक्र हम विस्तार से करेंगे। पहले हम देखेंगे कि भारतीय समाज में किस किस प्रकार की समानताओं की बात कही गई है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे। पहले भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक समानता, दूसरा है भारतीय लोकतंत्र में आर्थिक समानता, भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक समानता। और इसमें हम पहले देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे समाज में लोगों को उनके वर्ग विशेष के आधार पर कैसे रखा जाता है, लोगों को धर्म के आधार पर किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। और इसमें दो उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से वाल्मीकि परिवार का एक बच्चा जो है ओम प्रकाश विद्यालय में जाता है और वहाँ पर उस विद्यालय के हेडमास्टर साहब किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं। सभी बच्चे क्लास में बड़े आदरपूर्वक और सब सुविधाओं के साथ पढ़ते हैं और उस बच्चे के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिसका हम बाद में विस्तार से वर्णन करेंगे। उसी प्रकार से अंसारी बंधु है, अंसारी का परिवार है जो एक मुस्लिम समुदाय से आता है और ये दंपत्ति जो शहरों में जा कर के किराए पर मकान खोजते हैं और लोग किराए पर मकान देने के लिए राज़ी भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपना नाम बताता है कि हम अंसारी हैं तो लोग उसको मकान देने से इनकार कर देते हैं। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को ये लोकतांत्रिक समानता की बात करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देखिए कि इस चित्र में छोटे लाल हैं, मंजीत कौर हैं, तेजा सिंह हैं, गिरीश राव हैं, कांता देवी हैं, सुजाता कुमारी, जो कि अलग अलग व्यवसाय से हैं। छोटे लाल किसान हैं, मंजीत कौर शिक्षिका हैं, तेज सिंह व्यापारी हैं, गिरीश राव छात्र हैं, कांता देवी घरेलू कामगार हैं, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार के रूप में हैं। तो बच्चों, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस तरह से आप जब कभी ग्रामीण क्षेत्र में जब मतदान होता है तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि सैकड़ों की तादाद में लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए जाते हैं और इस मतदान का प्रयोग करने में देखे होंगे कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुषों को पंक्तिबद्ध करके उनको मतदान करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। अर्थात ये बिल्कुल है हमारे देश में कि लोग इसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक समानता। चाहे समाज में कोई व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, बड़े पद पर हो, कोई विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सभी लोगों को एक मत देने का अधिकार है। और यह मतदान करते समय यह ऐसा भी बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अपने ओहदे का, अपने पद का, अपनी गरिमा का, अपनी जाति का प्रभाव दिखा करके जल्दी मतदान नहीं कर सकता है। जो लोग जिस तरह से आते हैं उन्हें उस प्रकार से मतदान देने का अवसर प्रदान किया जाता है और इस मतदान देने के बाद फिर ये गणना की जाती है कि किस व्यक्ति को सर्वाधिक मतदान मिला है। और इसमें विभिन्न पार्टी के जो नेता होते हैं वह एक अपना एजेंडा देते हैं। एजेंडा का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से एक काल्पनिक योजना देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जनता के लिए इन कार्यों को करेंगे। जनता जो है इन कार्यों की समीक्षा करती है
वह राजनेताओं को समझती है, व्यक्तियों को समझती है, परखती है और देखती है कि हमारे समाज के लिए कौन सा व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा। बहुत से ऐसे भी व्यक्ति समाज में होते हैं जो अपने धन, बल और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके ये मतदान में खरीद फरोख्त का भी कार्य करते हैं। उन्हें समाज में डराते धमकाते भी हैं, उन्हें अधिकार का प्रयोग करने से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें समाप्त हो रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोग हमारे हिंदुस्तान में जिसकी उम्र 18 या 18 से अधिक है, सबको मतदान देने की समानता है और इसे हम ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोग अपने लाइन में खड़ा होकर के इस लोकतांत्रिक देश में सभी लोग वयस्क जो है, वयस्क का मतलब जिसकी उम्र 18 या 18 से अधिक है, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, कितनी भी शिक्षा प्राप्त हो, पढ़े हों, अनपढ़ हों, किसी धर्म के हों, गरीब हों, किसी क्षेत्र के हों, सभी लोगों को ये अपना मताधिकार का विचार देने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात वह बटन दबा करके ये बताते हैं कि हम इस कैंडिडेट को मतदान दे रहे हैं और इस प्रकार से जिस कैंडिडेट को सर्वाधिक मत प्राप्त होता है, गणना के समय चुनाव आयोग उस गणना करके जो सर्वाधिक मतदान प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये तो रही बच्चों लोकतांत्रिक समानता की बात, जो कि हमारे देश में पूर्ण रूप से लगभग सभी लोगों को मिला हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के मन में शंका होती है कि क्या यह एक लोकतांत्रिक समानता ही ये सभी लोगों को ये अधिकार दिला सकती है। तो हमारे विचार से यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल लोकतांत्रिक समानता के द्वारा हम सरकार का चुनाव कर दें और इस प्रकार से हमारे समाज में बहुत सी ये समस्याएं रह जाती हैं। जैसे अब हम दूसरी चर्चा करेंगे आर्थिक समानता की बात। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। वे बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं। जब उनके बच्चे कभी बीमार पड़ते हैं तो उन्हें वो ऐसे ऐसे जगहों पर काम करते हैं कि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, और छुट्टी भी मिलती है तो उनके पास दवा कराने के लिए अच्छे खासे पैसे नहीं होते हैं। वो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, पैसे उधार लेते हैं। पैसे उधार लेने में लोग इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि कभी कभी इन्हें ऊंची कीमतों पर सूद पर पैसे दिए जाते हैं और फिर ये अपनी लंबी ज़िंदगी बड़े मुश्किलों में काटते हैं। अब बच्चों अब हम ये करेंगे कि अन्य प्रकार की असमानताएं क्या हैं। तो इसमें अब हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि अन्य प्रकार की असमानताएं क्या हैं। तो अब हम लोकतांत्रिक समानता के बाद दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि समाज में निर्धन और धनवान व्यक्तियों को, जिसे हम हैव और हैव नॉट्स या सामान्य भाषा में हम अमीर और गरीब की श्रेणी में रखते हैं। आप देखेंगे कि हमारे देश की बहुत कम जनसंख्या ऐसी है जो धनवान है। धनवान का मतलब जिसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ये समाज का पूंजी इनके पास बहुत अधिक मात्रा में है। जनसंख्या के रूप में ये बहुत कम है, लेकिन समाज की जितनी सुविधाएं हैं, पूंजी और अन्य चीज़ों का जो केंद्रीकरण है इन चंद लोगों के हाथ में है। और भारत के अन्य लोगों को ये लोग शोषण करते हैं। और भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। और इस जातिगत व्यवस्था में आप अगर गांव में रहते हैं, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, तो इस जातिगत व्यवस्था की पहचान का अनुभव आपको बड़े छोटे उम्र में करा दिया जाता है कि आप छोटी जात के हैं, आप हरिजन हैं, आप राजभर हैं, आप ऊंची जात में क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं, तो आप लोगों को हरिजन और क्षत्रिय अन्य छोटी जातियों के साथ नहीं उठना बैठना चाहिए, उनकी सोच अलग होती है। ये आदि चीज़ें ग्रामीण अंचल में लोग बच्चों के मन में भर देते हैं और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि बच्चों को
बहुत जल्द ही ज्ञान हो जाता है कि हमारा ये अधिकार है, हम इस जात के हैं, आदि चीज़ें, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ समाज में है। ऐसा लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें आज भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। लेकिन वर्तमान समय में ग्रामीण अंचल में इस प्रकार की जातिगत व्यवस्था आज भी है। लेकिन अगर हम, जैसे कि कहानी स्कूल जाने वाले दलित बच्चों के बारे में है कि दलित बच्चा, दलित शब्द क्या है? दलित का अर्थ होता है जो निचली जाति का हो। दलित का अर्थ होता है दबा और कुचला और टूटा हुआ व्यक्ति। इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक, बाद में उसमें लिखा है जूठन में, जूठन एक आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जिसके साथ हेडमास्टर ने ऐसा व्यवहार किया था, वह एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुई बाद में। और उन्होंने जूठन एक लिखा और उसमें लिखा है कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। कभी ज़मीन पर बैठते थे, अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई रही नहीं जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। और अन्य प्रकार से उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया जाता था। उन्हें लंबा चौड़ा मैदान दे दिया जाता था कि जाओ और तुम्हारा काम है इस विद्यालय में पढ़ना नहीं, बल्कि जा कर के इसकी साफ़ सफाई करो। और इस साफ़ सफाई में उसका चेहरा बिल्कुल धूल से अट जाता था। मेरे चेहरे पर पूरी धूल ही धूल हो जाती थी, मुंह के भीतर धूल चली जाती थी। और बच्चे जो कक्षा में पढ़ रहे थे तो मैं झाड़ू लगाता था। इन्होंने इस प्रकार से वह हेडमास्टर के द्वारा किए गए व्यवहार का बड़ा वर्णन किया है। लेकिन जब उसके पिताजी जाते हैं और अपने बच्चे को विद्यालय में देखते हैं तो स्कूल की कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जा रही थी। यह क्रम तभी रुका जब उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्होंने शिक्षक का साहसपूर्वक सामना। पहले ऐसा भी होता था कि अगर जो समाज में शिक्षक ऊंची जाति का होता था तो उन लोगों को, शिक्षकों को के बारे में विरोध करने की भी ताकत नहीं होती थी। लेकिन ओम प्रकाश के पिताजी इस विरोध के स्वर को उठाते हैं और कहते हैं कि मास्टर जी, याद रखना कि आपने जो ये व्यवहार कर रहे हैं हमारे बेटे के साथ, वह ठीक नहीं है। मेरा बेटा यहीं पढ़ेगा, मैं इसका विरोध करता हूँ। इस प्रकार का आचरण समाज में ठीक नहीं है। अब दूसरी कहानी है ऐसी घटना की जो कि ये धर्म के आधार पर है। और इसमें किस प्रकार से एक अंसारी परिवार है और अंसारी परिवार जब शहर में रहता है वह मकान लेने जाता है और मकान लेने के लिए पैसे लेने वाले इधर उधर लेकर के मकान ढूंढता है। लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर में वह बताता है कि वह मकान के बारे में बताने लगता है। जैसे पहला मकान देखता है, दूसरा मकान देखता है, 2, 4, 10 मकान, इस प्रकार से वह देखता रहता है। और सभी लोग मकान देने के ये बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने नाम को बताता है, धर्म को बताता है, लोग मकान देने से इनकार तक कर देते हैं। यहाँ तक कि कितने लोगों ने सलाह दिया कि अगर आपको मकान लेना है तो ऐसा करिए कि आप अपने धर्म को परिवर्तन कर लीजिए और अपने नाम को बदल लीजिए। अब ये प्रश्न आ जाता है गरिमा का कि किस प्रकार से यह मकान लेने के लिए उनकी मानवीय गरिमा ये टूटती है और वह ऐसा करने से ये इनकार कर देते हैं। अब इसके बाद है ये मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है? मानवीय गरिमा का मूल्य का अर्थ ये है कि अगर हम किसी प्रकार के कार्य को करते हैं और उस कार्य को हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हमसे समाज में ज़बरदस्ती कराया जाता है तो इससे हमारी गरिमा यह धूमिल होती है। और ये 2 उदाहरण मानवीय गरिमा की बेहतरीन हैं जिसमें कि अंसारी बंद और वाल्मीकि के बारे में बताया गया कि उन्हें किस प्रकार से समाज में ये सही ढंग से नहीं रखा जाता है। तो बच्चों, इसमें हम ये देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में समानता
में क्या है, व्यक्तियों की समानता है। इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब एक समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यह असमानता किसी न किसी तरीके से धीरे धीरे कम हो रही है। और संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जो व्यक्ति इस प्रकार के भेदभाव और दुर्व्यवहार करता है, उसके तहत कुछ विशेष प्रकार के कानून बनाए गए हैं, और इस कानून को अमल करके ऐसे व्यक्तियों के साथ हम संवैधानिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। उनके खिलाफ उनको सजा की भी व्यवस्था की गई है, और यह कानून के द्वारा किया गया है। समानता स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसका हम आपको जिक्र करेंगे। पहला है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के, चाहे वह कांता जैसी घरेलू काम करने वाली नौकरानी हो, या वाल्मीकि जैसा परिवार हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उसे हम समानता का व्यवहार करेंगे। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जात, वंश, जन्म स्थान, उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। पहले यह भी था कि बहुत से लोगों को मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए इजाज़त नहीं थी। समाज के कुछ विशेष वर्ग के लोग ही पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब संविधान के तहत यह तय कर दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जिसमें खेल का मैदान है, होटल है, दुकान है, बाजार आदि सम्मिलित हैं, और सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। जैसे समाज के कुछ दबे कुचले लोग हैं जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता है। अनटचेबल्स का अर्थ ये है कि उन्हें लोग देखना नहीं चाहते हैं, उन्हें छूना नहीं चाहते हैं, और इस प्रकार से उनके साथ अनेक प्रकार की अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं। उनके द्वारा छोटा मोटा कोई भी कार्य, गलतियां कर जाने पर इन्हें कठोर सजाएं दी जाती हैं। ये अस्पृश्यता समाज का एक बहुत बड़ा कलंक है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। क्या है? पहला है कानून के द्वारा, और दूसरा है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज को मदद देना। जैसे सुविधा क्या है? आजकल हम बच्चों को प्राइमरी स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं उनको मध्याह्न भोजन देते हैं, और पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको हम अन्य योजनाओं के द्वारा उन्हें कुछ ये अनाज देते हैं। मनरेगा के तहत हम उन्हें ये काम के अवसर देते हैं, और उसके तहत उनको मजदूरी दी जाती है। और ये इस प्रकार से यह हो गया समाज द्वारा किया गया प्रयास। और दूसरा है कि अगर इनके साथ कोई इस प्रकार का असमानता का व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कानून बनाए गए हैं कि अगर ऐसे करने पर उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय के साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, इसका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इस कार्यक्रम में बहुत सी और भी चीज़ें हैं। और मध्याह्न भोजन है के द्वारा, इसके द्वारा हम सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को, जैसे दोपहर में ये पढ़ने के बाद ये घर चले जाते थे, तो वहाँ पर इनके घरों में लोग जो माता पिता थे वो काम करने के लिए खेतों पर जाते थे, तो उनको इस प्रकार की अब समस्या न रहे। बच्चे स्कूल में रह कर के ही रहें, और वहाँ पर ये जब इंटरवल होता है, दोपहर का समय होता है, तो वहाँ इनको भोजन की भी व्यवस्था की गई है। और यह सबसे पहले मध्याह्न भोजन की शुरुआत तमिलनाडु प्रांत में की गई, और इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ये सरकार द्वारा और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं द्वारा असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आप इसको सुनिएगा, देखिएगा,
फिर अगले क्लास में इसका फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।